हेलो दोस्तों, कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। आज एक गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि 69 जो अपना नोटिफिकेशन बीपीएससी देने वाला है वो बहुत जल्द देने वाला है, मार्च में देने वाला है। और सुनने में आ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही साथ इसी महीना में दरोगा का भी लगभग 2300 वैकेंसी आ रही है। तो जम के पढ़िए और जम कर इस बार प्रयास कीजिए कि इस बार बेड़ा पार हो जाए। आपका तैयारी को एकदम सीरियस मोड में डाल दीजिए और तैयारी एकदम बेहतर तरीके से कीजिए, ठीक है। और उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि आपको वीडियो के माध्यम से आपके तैयारी को और चार चांद लगाया जाए, ठीक है। तो कल हमने अपना जो लास्ट संवैधानिक विकास में वीडियो छोड़ा था वो 1813 का चार्टर एक्ट था। और उसी 1813 के चार्टर एक्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसको समझते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। हमने कल बताया था आपको कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ भारत में व्यापार कर सकती थी, दूसरी कंपनियां व्यापार नहीं कर सकती थी। इसको वहाँ के सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। यानी कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो ख़त्म हो गया। यानी कि अन्य कंपनियां भी ब्रिटेन का भारत में व्यापार कर सकती थी, लेकिन चीन और चाय के साथ उनका जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको बस छोड़ दिया गया था। यहाँ पे एक्ट पे आप समझने का प्रयास करो। यहाँ पर वो भी जो चीन और चाय में भी जो उनका व्यापारिक एकाधिकार था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो याद रखिएगा यहाँ का एक पहला बात क्या है जो आपको परीक्षा के लिए जानना है। कंपनी कहने का मतलब है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी के व्यापार के अधिकार को, कंपनी के व्यापार के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कंपनी के व्यापार के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करती थी, इस अधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को छीन लिया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। ये बात आप जान लीजिए। और दूसरा, अब इनका क्या काम रह गया, अब कंपनी का काम रह गया अब प्रशासन करना। कंपनी का काम रह गया, कंपनी का काम हो गया प्रशासन करना या प्रशासनिक देखभाल करना। कंपनी का काम हो गया प्रशासनिक देखभाल, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार नहीं करेगी। तो याद रख लेना, कंपनी का काम हो गया प्रशासनिक देखभाल करना। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। एक पॉइंट आपके लिए ये भी आई है और बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कंपनी के व्यापार के अधिकार को पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। चलो आगे, अगर इसमें दूसरा बात आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग जानते थे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको पूरे, मतलब तीनों, बम्बई, मद्रास और बंगाल, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब इस एक्ट में क्या कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का, चाहे ऐसे समझो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो याद रख लेना, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो पहला जो गवर्नर जनरल बनकर आता है वो बनकर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रख लेना, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको दरोगा में भी क्वेश्चन पूछ चुका है और बीपीएससी में भी इसको क्वेश्चन को पूछा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर आपसे पूछे कौन से एक्ट के तहत हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखो, यहाँ से केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है, यानी कि एक ही आदमी केंद्र में जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा वो गवर्नर जनरल। अब उसी के डिसीजन पूरा भारत में क्या होंगे, लागू होंगे। तो यहाँ से क्या चीज़ होता है, आपको अगला पॉइंट क्या याद रख लेना है
कि यहाँ से केंद्रीय 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। 1833 के चार्टर एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है, केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है। तो याद रख लेना, ये 2-3 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है कि कंपनी के व्यापार के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कंपनी का काम हो गया प्रशासनिक देखभाल करना। बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1833 के चार्टर एक्ट में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई, यानी शक्तियाँ सिर्फ एक आदमी के हाथ में हो गई ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि वह जो है यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत के लिए अब कानून बनाएगा, यानी शक्ति को एक जगह दे दिया गया। तो याद रखना केंद्रीकरण हुआ। तो हम लोग आगे की ओर इसमें पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ आप समझ गए कि 1833 के चार्टर एक्ट में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। तो ये सभी जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, इसको अगर एक बार दिमाग में रख लोगे तो फिर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा बात यह है कि जो आप बीच में मान लो कि अगर आप कोई आप शुरू किए वो देखना, तो मेरा जो पहले का जो वीडियो है इस जाकर आप वहाँ पर इस चैनल पे आप देख सकते हो, नहीं तो आपको बीच में आप इसको देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रख लेना है, क्या याद करना है कि भारत का गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो पहला था, भारत का गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए, यानी पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। ये ऐसा इस एक्ट में प्रावधान किया गया। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना। और आपको बताए थे कि ये जो 3 प्रेसिडेंसी थे यहाँ पर, बंगाल, बम्बई और मद्रास, तो इन जो ये जो प्रांत के गवर्नर थे, जैसे आपको यहाँ पर ये तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले था, अब उसको तो भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये जो बम्बई और ये जो मद्रास प्रांत के गवर्नर थे, ये भी विधि बनाते थे। अब इनको विधि बनाने की शक्ति को इस एक्ट के तहत छीन लिया गया। यानी कि अगला पॉइंट आपको क्या याद कर लेना है कि प्रांतों के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। यानी कि यहाँ तो पहले ही कह दिया है कि पूरे भारत के लिए विधि कौन बनाएगा, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब प्रांतों के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में केंद्रीयकरण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, यानी शक्ति एक के पास चली गई थी। ठीक है, तो इसको हम लोग और आगे की ओर समझते हैं। और इसका एक एक बात को दिमाग में रखना भाई, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चूँकि आजकल जो परीक्षा के ट्रेंड बदल रहे हैं, आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 4 में से 1 को हटाने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको इस पे कॉन्सेप्ट बना के रखना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। और आपको बताया कि ये जो गवर्नर जनरल वाला जो क्वेश्चन पूछा था, दरोगा में भी पूछे हुए हैं और प्रीवियस ईयर बीपीएससी में भी पूछे हुए हैं। जो अगला जो है वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रावधान है, उसको आप लोग समझिएगा। और ये जो है ये बीपीएससी का ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखो क्या पूछा था, इस एक्ट में क्या बातें कही गई। गवर्नर जनरल जब विलियम बेंटिंग आया भारत में गवर्नर जनरल बनकर, तो उसने क्या किया उसने ये बोला कि अब जो है जाति, धर्म, लिंग, भाषा, यानी कि इस बिना किसी भेदभाव के आधार पर, यानी कि किसी भी बिना भेदभाव के आधार पर, योग्यता के आधार पर क्या किया जाएगा, यहाँ के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि ये नहीं देखा जाएगा कि गोरा है कि काला है, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये ऐसा नहीं देखा जाएगा। अब इस एक्ट में कहा गया
कि योग्यता के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये ऑडिटर में पूछा था इस बार, इसको याद रख लेना। जब तक आपको इसको नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा, तो याद रख लेना। इसमें डायरेक्ट हम लिख रहे हैं योग्यता के आधार पर। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बता दिए थे। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। ये जो पॉइंट जितना भी बताए हैं ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब जो होगा बिना कोई भेदभाव के सरकारी नौकरी मिलेगा, और याद रखना, और योग्यता के आधार पर, जिसकी जितनी योग्यता है उस आधार पर आपको नियुक्त किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपको क्या याद करना है? आपको बताए थे कि प्रीवियस में आपको जो एक्ट बताए थे कि गवर्नर जनरल का जो परिषद जो पहले 4 था उसको क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया था। अब फिर से क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल में जो 4 सदस्य के बदले 3 सदस्य हुए थे, फिर से उसको क्या कर दिया गया, 4 सदस्य कर दिया गया। तो याद रख लेना, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं गवर्नर जनरल के परिषद को 3 से 1 जोड़ दिया गया, 4 कर दिया गया। और ये जो चौथा जो जुड़ा ना, ये था कोई विधि सदस्य होंगे, यानी जो चौथा सदस्य इसमें जुड़ेंगे वह एक विधि सदस्य होंगे। कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल जो है अब पूरा का पूरा भारत के लिए कानून बनाएगा, तो उसको विधि के बारे में जानकारी देने के लिए या विधि के संबंध में कुछ राय मशवरा परामर्श देने के लिए एक विधि सदस्य का इसमें व्यवस्था किया गया। यानी जो 4 सदस्य किए गए उसमें से चौथा सदस्य विधि सदस्य होगा, और विधि सदस्य जो बने थे इसमें वो लॉर्ड मैकाले बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करके याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो विधि आयोग जो विधि का सदस्य बना था लॉर्ड मैकाले, इसको यहाँ किसी भी प्रकार का गवर्नर जनरल के परिषद में मत देने का अधिकार नहीं था। यानी कि वो सिर्फ मतलब परामर्श दे सकता था, ठीक है। वोटिंग का जब बात आती थी तो वोटिंग यानी कि मत देने का अधिकार उसको नहीं था। तो ये भी आप याद कर लेना, मत देने का अधिकार इसको नहीं था। यानी कि इसको अभी उतना शक्ति नहीं दी गई थी, बस इसको गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल कर लिया गया था। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मत देने का अधिकार उसको नहीं था, ठीक है। ये बात याद रख लेना। अगला क्या याद करोगे आप, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है? 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि 1833 के, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई, समाप्त करने का प्रावधान रखा गया, समाप्त करने का प्रावधान रखा गया। मतलब इसमें यह कहा गया कि भारत से हम दास प्रथा को खत्म करेंगे। तो देखो यहां पर एक चीज याद रख लेना, आपको हम दोनों में अंतर बता देते हैं। अगर पूछेगा आपसे कि भारत में दास प्रथा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर गरीबी बहुत थी, तो अंग्रेज जो है भारत से बाहर यहाँ के लोगों को मतलब दास बनाकर रोजगार करने के लिए, काम कराने के लिए बाहर बेच देते थे। तो दास प्रथा को यहाँ पर क्या किया गया, समाप्त करने के बाद कहा गया, कौन से चार्टर एक्ट में? 1833 के चार्टर एक्ट में। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। याद रख लेना एक बात कि अगर पूछेगा कि दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन जब आपसे पूछे कि दास प्रथा को खत्म किसने किया, तो 1843 में दास प्रथा को खत्म किया गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। और लॉर्ड एलनबरो ने
नियम 5 के तहत भारत से दास प्रथा को ख़त्म किया। तो पूछेगा कि भारत में दास प्रथा को ख़त्म करने का प्रावधान कौन से एक्ट में लाया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछे कि कौन से मतलब किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को ख़त्म किया, तब आपको लाना है लॉर्ड एलनबरो। और कौन सा नियम के तहत, तो बाबू साहब नियम 5 को याद रखिएगा। तो इतना फैक्ट आप बिल्कुल याद रख लेना, आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अगला हम लोग जो पॉइंट इसमें पढ़ेंगे ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपको इसको करंट के साथ जोड़कर पढ़ना है। देखो 1833 के चार्टर एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में विधि आयोग बनाने की बात की गई। विधि आयोग बनाने की बात की गई। विधि आयोग कहने का मतलब है कि लॉ कमीशन, यानी कि ये पूरे देश के लिए विधि आयोग, जो विधि बनाएगा कौन, गवर्नर जनरल। और उस कौन से चीज़ पर विधि बनना चाहिए ना नहीं बनना चाहिए, इसका सिफारिश कौन करेगा, विधि आयोग। तो याद रख लेना 1833 के चार्टर एक्ट में विधि आयोग बनाने की बात की गई। और पहला जो विधि आयोग बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता रहे हैं, पहला विधि आयोग जो बना, पहला जो विधि आयोग के अध्यक्ष बने, पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो याद रख लेना लॉर्ड मैकाले बने। लॉर्ड मैकाले, इसको याद रखिएगा। जो पहला विधि आयोग का अध्यक्ष बना लॉर्ड मैकाले। और जो पहला विधि आयोग बना सर, इस एक्ट के तहत बना, लेकिन बना कब, मतलब बात की गई कि विधि आयोग भारत में बनेगा 1833 के चार्टर एक्ट में। और पहला जो विधि आयोग बनेगा, पहला जो विधि आयोग बनेगा उसका वर्ष याद रखिएगा। पहला विधि आयोग बना 1834 में। कब बना, 1834 में। तो याद रखिएगा एक मेरा बात। अब देखो एक चीज़ बता देते हैं, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 67 के प्री में कि स्वतंत्र भारत, तो आज़ादी से पहले की बात बता रहे 1834। बीपीएससी ने प्रश्न पूछा कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रख लेना होगा इसको नोट करके कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का अध्यक्ष, पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने थे, एमसी सीतलवाड़। कौन बने थे बाबू, एमसी सीतलवाड़, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना, एमसी सीतलवाड़, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर पूछे कि विधि आयोग का गठन कौन से एक्ट के तहत हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और पहला विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो 1834। और पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो एमसी सीतलवाड़ को याद रख लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी आपको 22वां विधि आयोग का गठन हुआ है। आप हमको बताइए, कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा कि 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो याद रख लेना एक चीज़ है, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं ऋतुराज अवस्थी। अभी भी ये है, तो ये करंट में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 22वां जो है, 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रख लेना ऋतुराज अवस्थी बने हैं। कौन बने हैं, ऋतुराज अवस्थी। तो ये आप करंट में याद कर लीजिएगा। अभी वर्तमान में जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। आपसे यह भी पूछ सकता है कि अभी हाल में कौन से नंबर का विधि आयोग का गठन हुआ है, तो याद रखिएगा 22वां, और अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। तो इतना मोटा मोटी फैक्ट आपको 1833 के चार्टर एक्ट में याद करके रखना है। यही आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। सिर्फ एक दो याद करने से नहीं, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं, कुछ डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई करने का प्रयास करो अगर रिजल्ट लाना है तो। चूँकि क्वेश्चन आजकल बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं बिहार के एग्जामों में। चलो आगे आते हैं।
जो अगला एक्ट आपको पढ़ना है उसका नाम है 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट, यानी कि आपको पहले ही बता दिए कि 1833 और 1813, 1833 ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है आपके परीक्षाओं के लिए। ठीक है, देखिए अब देखो यहाँ पर जो है हम लोग जो अगला एक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट। और याद रख लेना ये 1853 का चार्टर एक्ट जो था ये लास्ट एक्ट होगा। इसके बाद यहाँ से भारत शासन अधिनियम आएगा, यानी कि अब जो है ये जो चार्टर एक्ट बनकर आते थे ये लंदन से बनकर आते थे और यहाँ पर उसके नियम कानून भारत में लागू होते थे। अब जो अधिनियम आएगा भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, वो आपको यहाँ का गवर्नर जनरल ही बनाएगा, यहीं पर बैठे बैठे भारत में। तो याद रख लेना 1833 का चार्टर एक्ट ये जो था ये आपसे पूछ सकता है या पूछा भी हुआ है कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन था। तो याद रख लेना ये अंतिम चार्टर एक्ट था, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। तो एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हम कोशिश किए हैं कि आपको अपने वीडियो में जितना भी हो सकता है उससे रिलेटेड फैक्ट आपको बताएं। तो अंतिम चार्टर एक्ट कौन था? 1853 का चार्टर एक्ट। स्टैटिक बातें हैं ये सब, अभी आप समझिए। सबसे अगर पूछेगा कि सबसे छोटा एक्ट कौन था, सबसे छोटा एक्ट, तो सबसे छोटा एक्ट था ये 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट ये सबसे छोटा एक्ट था। इसको भी आप दिमाग में रखना कि सबसे छोटा एक्ट कौन था। तो याद रखना 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये दो स्टैटिक बातें हैं, अब थोड़ा इसका डीपली में चलते हैं। ठीक है, आपको बताया कि गवर्नर जनरल एक होता था, हम जीजी लिख रहे हैं, जीजी का मतलब हो गया गवर्नर जनरल और प्लस उसका परिषद। तो याद रख लेना गवर्नर जनरल तो एक ही होता था पूरे भारत में और उसको सहायता और सलाह देने के लिए परिषद होता था। तो परिषद 4, क्योंकि 3 के बाद एक जोड़ दिया गया था विधि सदस्य 1833 के चार्टर एक्ट में। तो ये हो गया। अब देखो परिषद 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे, ध्यान दीजिएगा। परिषद में 4 सदस्य हो गए और यहाँ से आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको एरिया ज़्यादा लेते हैं। जीजी मतलब गवर्नर जनरल और प्लस 4 जो हो गया परिषद के सदस्य। ठीक है, और इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य को जोड़ा गया, 6 अतिरिक्त सदस्य। ठीक है, और 2 फिर से अतिरिक्त। ठीक है, तो टोटल याद रख लेना ये जो हो गया 6 4 10 2 12। ठीक है, और इन 12 सदस्यों को मिलाकर केंद्रीय विधान परिषद बना। जैसे आप देखते हो ना कि हमारा विधान परिषद है, विधानसभा है, यानी एक तरीके से यहाँ से संसद का शुरुआत होता है। यानी कि लोकसभा राज्यसभा पढ़ते होंगे, तो अब यहाँ से केंद्रीय विधान परिषद की शुरुआत होती है। तो आपसे पूछ देगा, पहला बात आपको याद कर लेना, VVI में बहुत परीक्षा में पूछता है कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कौन से एक्ट में हुआ? तो 1853 का चार्टर एक्ट। अब देखो एक चीज बता देते हैं, ये टोटल जो हो गए 4 6 2 12 सदस्यों से मिलाकर केंद्रीय विधान परिषद बना। ठीक है, तो ये लोग जो थे, ये जो आप देख रहे हो 6 2 8, ये गैर सरकारी सदस्य थे, यानी कि ये सरकारी सदस्य नहीं थे। ये कैसा सदस्य थे? तो गैर सरकारी सदस्य। और ये थे कार्यकारिणी, ये जो था जो कार्यकारिणी, जो कार्यपालिका का हिस्सा था। ठीक है, तो याद रख लेना। अब यहां से एक चीज, ये सरकार का हिस्सा होते थे, ये गैर सरकारी हिस्सा होते थे। ठीक है, अब देखो ये जो 6 4 10 2 जो 12 लोग हो गए, ये हो गए आपका विधायिका। और कार्यपालिका में कौन हो गया? गवर्नर जनरल और 4 परिषद। जैसे संसद में क्या होता है, संसद मान लो कि जैसे मान लो कि लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है ना।
ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा ये हो गया विधायिका, विधायिका। और विधायिका क्या, संसद जिसको कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा जो है ये क्या करता है, विधायिका है और ये कानून बनाने का काम करता है। और राष्ट्रपति जो है विधायिका का भी हिस्सा है और कार्यपालिका का भी हिस्सा है। और कार्यपालिका का क्या काम है, जो विधायिका जो कानून बनाया, कार्यपालिका का जिम्मेवारी है कि उस कानून को लागू करे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 6 4 10 2 12 ये जो थे, ये जो 6 4 10 2 12 ये विधायिका हो गए, ठीक है। और कार्यपालिका में गवर्नर जनरल और 4 परिषद हो गए, ठीक है। तो याद रख लेना, विधायिका में हो गए 12, 6 2 8 4 12, और कार्यपालिका में 4 परिषद और गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा, यहाँ अगला बात जो है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि विधायिका, इस एक्ट के तहत विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया, कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा था कि विधि बनाने का अधिकार किसको है, कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को। बहुत सारे लड़का लोग कन्फ्यूजन में कार्यपालिका लगा के आ गया। नहीं, विधायिका मतलब संसद क्या करेगा, विधि बनाएगा, और कार्यपालिका उस विधि को लागू करेगा, और न्यायपालिका ये देखेगा कि जो विधि बनाया गया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत बनाया गया है कि नहीं। अगर नहीं बनाया गया होगा तो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि उस कानून को रद्द कर देगा। तो याद कर लीजिएगा, विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया। कौन से एक्ट के बाद, कौन से एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, याद रखिएगा। और अगला जो इसमें पॉइंट्स याद रख लेना है, आपको एकदम डिटेल में बता रहे हैं कि अब ये जो आपको सरकारी सदस्य तो ऊपर वाले हो गए, ये गैर सरकारी सदस्य हो गए। तो ये लोग जो है, ये जो आपको कोई भी बिल, जैसे आप देखते होंगे, आपको अभी वर्तमान में हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि संसद में, संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है, लोकसभा संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, तब वहाँ पे हम आएंगे। संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई भी बिल लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जैसे ही उस पर अनुमति देता है वो बिल कानून बन जाता है। तो यहाँ भी वही कहा गया कि ये जो है, ये जो आपका 6 2 8 4 12 सदस्य जो भी विधि बनाएंगे, और विधि बनाकर किसके पास भेजेंगे, गवर्नर जनरल के पास, और गवर्नर जनरल जैसे ही उस पर अनुमति देगा वो बिल कानून बन जाएगा। तो एक प्रकार की संसदीय व्यवस्था की भी यहाँ से क्या होती है, शुरुआत होती है मेरे भाई, इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ याद रख लेना है कि विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया, और जो भी ये लोग जो सदस्य थे, ये अगर कोई कानून बनाते थे, कोई विधि बनाते थे, और गवर्नर जनरल जैसे ही उस पर सिग्नेचर करता था वो बिल कानून बन जाता था। तो ये बात आपको याद रख लेना है। और क्या किया गया इस एक्ट में, और यह याद कर लेना कि आपको बताए थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कुल कितने सदस्य थे, तो 24 सदस्य थे। तो इसको हमने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में भी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया गया, 18 कर दिया। यानी धीरे धीरे कंपनी को भारत से समाप्त करने का बात अब धीरे धीरे किया जाने लगा, प्रयास किया जाने लगा। तो देखो 18 सदस्य अब होंगे, और 18 में से 6 किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पहले क्या था कि 24 सदस्य आपको बताया था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही करते थे। अब 18 कर दिया गया, और 18 में से 6 का कौन करेगा, ब्रिटेन का सरकार उनकी नियुक्ति करेगा। तो इस तरीके से आप इतना बातों को ध्यान में रखिएगा। और एक बात इसका इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है भाई, कि जो इसका आपको, चूंकि भारत का गवर्नर जनरल जो था वो पूरे भारत का जिम्मेवारी अब उस पर आ गया था। तो वैसी स्थिति में कुछ उसकी सहायता, मतलब उसके वर्कलोड को कम करने के लिए एक एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया। तो पूछता है परीक्षा में, आपको यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर
बंगाल में बनाया गया, वो कौन सा एक्ट के तहत बनाया गया बाबू? तो याद रख लेना 1853 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया। तो ये आप बिल्कुल याद कर लेना कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। आपको जब 1905 का बंगाल विभाजन पढ़ोगे लॉर्ड कर्जन के समय, तो आपको बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर था। ये आपको आगे पढ़ाएंगे हम। तो याद रख लेना, अगर पूछेगा कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया कौन से एक्ट के तहत, तो आपको क्या मारना होगा? 1853 का चार्टर एक्ट। आई थिंक आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको आगे, एक और इसमें बातें थी कि जो है विशिष्ट जो सिविल सेवक होते थे, सभी सेवक नहीं, जो विशिष्ट सिविल सेवक, जो आप पीसीएस की तैयारी करते हो तो आप सिविल सेवक ही बनोगे। तो विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता होगा। खुली प्रतियोगिता होगा कहने का मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिसमें आपको ओपन टेस्ट होगा, ओपन कंपटीशन होगा। जैसे आज कैसे होता है ओपन प्रतियोगिता, ही तो होता है। तो उसी तरीके से विशिष्ट सिविल सेवक की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुरुआत होगा 1853 के चार्टर एक्ट में बाबू। तो इस तरीके से 1853 के चार्टर एक्ट को आप घोर के पी जाइएगा, ठीक है। आगे का जो हम लोग को पढ़ना है 1858 का भारत शासन अधिनियम। आपको बताएं कि अब चार्टर खत्म हो जाएगा, अब आपको पढ़ना है भारत शासन अधिनियम। क्या अधिनियम? भारत शासन अधिनियम। याद रख लेना। अभी आपको 1833 के चार्टर एक्ट में बताए थे कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, व्यापार के अधिकार को खत्म कर दिया गया और कंपनी का काम अब क्या व्यापार करना नहीं रह गया। कंपनी अब सिर्फ प्रशासन यहाँ पर देखभाल करती थी। अब क्या किया गया, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काफ़ी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। आपको पता है कि 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति भारत की प्रथम स्वाधीनता की क्रांति थी, यानी कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था? 1857 की क्रांति। और उसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब जबरदस्ती भारत को दबाकर नहीं रखा जा सकता, कुछ सुधार करने होंगे, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया ने, याद रख लेना, अब यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि ईस्ट इंडिया, हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्य को भी छीन लिया गया, यानी व्यापार के अधिकार को तो 1833 में ही छीन लिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को छीन लिया गया। अब कंपनी का शासन, या अब कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यानी ब्रिटेन के रानी के पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ठीक है। तो पूछता है कि कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया कौन से एक्ट में? तो कौन सा अधिनियम में? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्राउन कहने का मतलब है कि जो ब्रिटेन की महारानी जो ताज पहनती हैं, यानी कि डायरेक्ट आपका ब्रिटेन की सरकार के पास चला गया। ये पहला पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरा क्या पॉइंट याद रखोगे भाई साहब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताए थे कि पहली बार जब 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, और इन दोनों को खत्म कर दिया। जब कंपनी ही नहीं रही तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या जरूरत ही क्या है यार। तो आपको हम शॉर्ट में लिखते हैं COD, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी BOC को क्या कर दिया गया? समाप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कौन से अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो क्या मारोगे? 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। आगे जो है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अब जो है, अब चूंकि कंपनी का शासन वहां के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, तो अब वहां की जो सरकार है अब वो नियुक्ति करेगी। एक याद रख लेना, भारत सचिव। भारत सचिव एक पद बनेगा और भारत सचिव ये लंदन में बैठकर
पूरा जो है यहाँ पर कंपनी का जो भी क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र को कब्जा किया है, जो ब्रिटिश शासन ने अपने हाथ में ले लिया है, अब उसका सारा देखभाल कौन करेगा? भारत सचिव। तो भारत सचिव का पद कौन से अधिनियम में? तो भारत शासन अधिनियम में, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम में। तो भारत सचिव पद बनाया गया और इसकी सहायता देने के लिए भारत परिषद बना। भारत परिषद बना। भारत परिषद बना। और भारत परिषद में कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य। और यही 15 सदस्य भारत सचिव को मदद करते थे। याद रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आई है। अब देखो एक चीज और आपको बताएं, अंग्रेज जो थे सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखते थे साहब, दूसरा का फायदा का इनको कोई मतलब नहीं था। एक होते हैं गृह सरकार, और गृह सरकार में कौन कौन आते थे? भारत सचिव और भारत परिषद। भारत सचिव और भारत परिषद। भारत सचिव की सहायता देने के लिए 15 सदस्यों का एक भारत परिषद बनाया गया, और ये दोनों 1858 के भारत शासन अधिनियम में। और इनका जो वेतन, ये लंदन में बैठे होते थे और इनका वेतन भारत से जाता था, यानी कि धन का निष्कासन होता था भारत का। और इसी चीज को, और इनका वेतन कहां से दिया जाता था? भारत से। यानी कि ये लोग लंदन में बैठा हुआ है और इनका वेतन जा रहा है भारत से। भारत के पैसा कोई लोग मजाक बनाकर समझ लिए थे और खूब समझते हैं कि भारत अपना प्रॉपर्टी है, जैसे मन तैसे वैसे यूज करो, ठीक है। तो याद रख लेना। और इस चीज को दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, यानी धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में जानकारी सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको याद रखिएगा, कौन सा पुस्तक? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको बीपीएससी भी पूछा है और आपको दरोगा भी पूछा है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी। अगर पूछे कि धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में पहली बार जानकारी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। किस पुस्तक में दिया? तो याद रख लेना, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। ये आप बिल्कुल यहां पर खोपड़ी में हटा लेना। आगे जो है, आपको पता है कि 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो भारत का, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके यहां वायसराय का पद लाया गया। याद रखिएगा। तो क्या कहा गया इसमें कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, जो भारत का गवर्नर जनरल है, वो अब भारत का वायसराय कहलाएगा। भारत का वायसराय कहलाएगा, ठीक है, भारत का वायसराय कहलाएगा। और पहला जो प्रथम जो भारत का वायसराय बनेगा बाबू, तो लॉर्ड कैनिंग बनेगा। कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग। तो इसको भी आप याद करिएगा कि भारत का जो प्रथम वायसराय है वो क्या है? भारत का प्रथम वायसराय, भारत का वायसराय कहलाएगा गवर्नर जनरल, और जो प्रथम वायसराय बनकर आएगा वो कौन आएगा? लॉर्ड कैनिंग। तो इसको भी आप एकदम याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे के बारे में जानकारी करते हैं। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका ये लेक्चर खत्म होगा, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने जब कंपनी का शासन पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया, तो वहां से एक घोषणा पत्र लंदन से भारत आया, और उस घोषणा पत्र को याद रख लेना, ब्रिटेन के महारानी के घोषणा पत्र को 1 नवंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। याद रख लेना, ये पूछता है कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहां पर पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने? तो इलाहाबाद में पढ़ा था। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना, ठीक है। और लास्ट एक बात है भाई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो था 1858 में जो बातें कही गई थी, उसको बुद्धिजीवियों ने
मैग्ना कार्टा कहकर संबोधित किया था। तो पूछेगा आपसे कि किस अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब कि अब भारतीयों को लगा कि अंग्रेजी सरकार जो है कुछ ना कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद करने वाली है, इसीलिए 1858 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। और लास्ट याद रख लेना है कि जो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति लाया था, हड़प नीति लाया था, उस सभी को इसमें क्या कर दिया गया, समाप्त। यानी कि हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कौन से अधिनियम में? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, वो अंग्रेजी सरकार अब नहीं चाहती थी कि दोबारा भारत में 1857 जैसी क्रांति हो। तो इस तरीके से आपके 1858 में जो महत्वपूर्ण बातें थी आपको मैंने बताने का प्रयास किया, और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।